हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 8। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 7 तक के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, जिसमें हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपको आगे भी कंटिन्यू क्लास इसी तरह से आपको मॉक टेस्ट के रूप में लिए जाएंगे। और मेरे इसी तरह के क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 8। और आपको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे इसके हर एक पार्ट के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है इसके जो फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 8। इसके लिए पहला क्वेश्चन है विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, कि फिनिशिंग की वह कौन सी क्रिया जिसमें एक्यूरेसी की हाई डेफिनेशन होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइलिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग और चौथा ऑप्शन है लैपिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत हाई डिग्री की होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैपिंग। लैपिंग क्योंकि लैपिंग हमारा एकदम फिनिशिंग का लास्ट स्टेप होता है, इसलिए लैपिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के ऊपर लैपिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव, कौन से मेटल का एब्रेसिव उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा डायमंड, तीसरा बोरॉन कार्बाइड, तीसरा फ्यूज्ड एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन फेरस सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग करने के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्यूज्ड एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्रूव्स आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू अलाउ एक्सपेंशन, दूसरा ऑप्शन टू प्रोवाइड क्लियरेंस, तीसरा ऑप्शन है टू रिटेन द एब्रेसिव और चौथा ऑप्शन है टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट। तो जिससे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैपिंग प्लेट की सतह पर स्लॉट क्यों बनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू रिटेन द एब्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो ये हार्डनिंग का कौन सा मेथड है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉक्स के अंदर कौन से हार्डनिंग विधि के सहायता से जो आपके ऊपर हार्डनिंग की जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्रेडिंग, दूसरा पैक कार्बोराइजिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है एक बॉक्स का, तो ये जो मेथड है हार्डनिंग का, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी पैक कार्बोराइजिंग। जो सरफेस हार्डनिंग का मेथड है, स्क्रीन पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सरफेस हार्डनिंग का मेथड है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी पैक कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील। जो हमारा स्टील होता है उसमें टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, दूसरा टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर और चौथा ऑप्शन है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टील के ऊपर टेम्परिंग प्रक्रिया करने की क्या रीजन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग इन स्टील। एनिलिंग करने का उद्देश्य क्या है मेटल के ऊपर, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, मतलब कटिंग एबिलिटी की एबिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन टू इंक्रीज वेयर रेसिस्टेंस, मतलब घिसने से बचाने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब इंटरनल मेटल के इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, मतलब जो इसके स्टील मेटल के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसे रिफाइन करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेटल के ऊपर एनिलिंग करने का क्या उद्देश्य होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस मेटल के अंदर से इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक शाफ्ट है, इसके ऊपर ये की दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का की है, इसे हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है संक की,
दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की और चौथा ऑप्शन है सैडल की, हॉलो सैडल की। तो जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो ये हमारा की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये की है, मैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फीदर की। तो फीदर की किस तरह से पहचानना है, तो ध्यान में रखें कि फीदर की दोनों तरफ से इस तरह से हाफ राउंड शेप में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कोई भी शाफ्ट या फिर हब दोनों को फिट करने के लिए की का उपयोग किया जाता है, तो की का मेन उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट टॉर्क, दूसरा असेंबली पर्पज, तीसरा लॉक द असेंबल पार्ट और चौथा ऑप्शन है परमिट क्लियरेंस बिटवीन मैचिंग पार्ट। तो जैसे पूछा गया था कि की का क्या उद्देश्य है, तो की का जो उद्देश्य, इसका जो सही आंसर है, नेक्स्ट इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू परमिट टू ट्रांसमिट टॉर्क, मतलब टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर, मतलब जो टेपर कीवे होता है उसमें टेपर का रेशो क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1:19, दूसरा ऑप्शन 1:20, तीसरा ऑप्शन है 1:50 और चौथा ऑप्शन है 1:100। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर की में टेपर का रेशो कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शाफ्ट है, एक हब है, तो इसमें की, ये वाले की के सहायता से इसे फिट किया गया है। तो ये इस जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये कौन से टाइप का की है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर संग की, दूसरा फ्लैट सैडल की, तीसरा पैरेलल संग की और चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन से टाइप का की है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेपर संकेत, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेपर वाला भाग है और ये संक की है जिसमें टेपर किया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है टेपर संक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर मान लीजिए कोई जॉब का एक्सटर्नल थ्रेड किया हुआ है, तो उसका अगर एक्यूरेसी हमें चेक करना है, तो उस समय कौन से इंस्ट्रूमेंट के सहायता, कौन से गेजेस के सहायता से चेक किया जाता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड गेज, स्नैप गेज, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है सेंटर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सटर्नल थ्रेड की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन सा गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज। एक्सटर्नल थ्रेड बोला इसलिए रिंग गेज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा जॉब है और एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसके सहायता से जॉब का डायमीटर चेक किया जा रहा है। तो ये कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें पहचानना है और ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर, तीसरा पैरेलल लेग कैलिपर और चौथा ऑप्शन है पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। तो यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है जिसके सहायता से जॉब का डायमीटर चेक किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेयर है स्लिप गेज का, ये इसका जॉ है जिसके सहायता से जॉब का डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS। BIS के अनुसार फिलर गेज कितने सेट में अवेलेबल होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है सेट 1 2 3 4 और तीसरा ऑप्शन है सेट 1 2 3 4 5 और चौथा ऑप्शन है सेट 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि BIS के अनुसार फिलर गेज कितने सेट में अवेलेबल होते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेट 1 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, डायग्राम के हिसाब से जो वैल्यू दी गई है इससे हमें स्लिप गेज की हाइट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देख सकते हैं साइन थीटा का जो मान दिया है 25 डिग्री है, जिसके वैल्यू होता है 0.4226 और इसका हाइट हमें निकालना है। तो जो इसका जो हाइट हमें निकालते हैं हम, तो उसका एक फार्मूला आता है साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। इस फार्मूला का उपयोग करके हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है, इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 84.52 mm। कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे फार्मूला मैंने बताया कि
साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ साइन बार। लेंथ ऑफ साइन बार यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 mm दिखाया गया है, तो ये वैल्यू लेकर आपको कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में स्लिट का उद्देश्य क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर क्लियरेंस, दूसरा फॉर एक्सपांशन, तीसरा टू रिटेन एब्रेसिव और चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द स्लीव। तो जो लैपिंग टूल में स्लिट का उपयोग का क्या उद्देश्य होता है, स्लिट का क्या उद्देश्य होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर एक्सपांशन। एक्सपांशन के लिए लैपिंग टूल में स्लिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लेथ मशीन का चक है जिसमें एक जॉब लगा हुआ है और जॉब के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसे हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरनल रिंग लैपिंग, दूसरा एक्सटर्नल रिंग लैपिंग, तीसरा लैपिंग इंटरनल सिलेंडर और चौथा ऑप्शन है लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन के सहायता से आप देख सकते हैं तो इससे पता चल जाता है कि एक लैपिंग प्रोसेस है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैपिंग लार्ज डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल। कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल की होनिंग करने के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा बोरान कार्बाइड, तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन लैपिंग टूल। तो इस स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा एक लैपिंग टूल है, इसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है। तो जो कटा हुआ भाग है इसे दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिट, दूसरा बुश, तीसरा स्लीव और चौथा ऑप्शन है ग्रूव। तो जो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिखाया गया है लैपिंग टूल का और इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का नाम है ऑप्शन नंबर ए स्लिट। तो ये स्लिट क्या काम करता है, जो अगर ये एडजस्टेबल लैपिंग टूल है, ये एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लिट का उद्देश्य क्या होता है, जैसे उसका आंसर था फॉर एक्सपेंशन, तो ये वही है स्लिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन फ्री फ्रॉम स्केल्स। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त हो जाती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त हो जाती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose, what is the process if the steel is heated above critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within furnace। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस है वह जिसमें मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसे कुछ देर तक सोकिंग किया जाता है उसी टेम्परेचर पर, और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए फर्नेस में बहुत ही धीमे तरीके से ठंडा किया जाता है। तो इस विधि का नाम क्या है, तो ये इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेटल का वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसी टेम्परेचर पर कुछ देर रखा जाता है, उसके बाद उसे फर्नेस में बहुत ही धीमे गति से ठंडा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये एनलिंग प्रोसेस में ये प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। मेटल की घटक की संरचना को परिष्कृत करने की क्या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस मतलब वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें रिफाइन द स्ट्रक्चर को रिफाइन किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेम्परिंग, दूसरा है एनलिंग, तीसरा हार्डनिंग और चौथा है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इज
हीटेड सॉल्ट बाथ मतलब गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। गर्म सॉल्ट बाथ मतलब एक टब जैसा होता है जिसमें उसमें जो सॉल्ट होता है उसे गर्म किया जाता है और उसके उसके उसमें जो आपको हार्डनिंग की जाती है। तो इस विधि का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लेम हार्डनिंग, दूसरा गैस कार्बोराइजिंग, तीसरा पैक कार्बोराइजिंग और चौथा ऑप्शन है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो इसका जो सही आंसर है कि गर्म सॉल्ट बाथ में कौन से सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिक्विड कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को हमें पहचानना है कि इसे क्या बोला जाता है। तो एक शाफ्ट है, तो ये कौन से टाइप का शाफ्ट है तो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर शाफ्ट, दूसरा स्प्लाइन शाफ्ट, तीसरा शेरेटेड शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है शाफ्ट का, इसे एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेरेटेड शाफ्ट। ये बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। मतलब वो कौन सा की है जिसका क्रॉस सेक्शन है आयताकार, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है और वो शाफ्ट और हब दोनों के कीवे पर फिट होता है। यह कौन सा की होता है, उसे कौन से की से बोला जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है संक की, दूसरा फीदर की, तीसरा फ्लैट सैडल की और चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा की है जिसका क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर और वो कीवे में फिट होता है, शाफ्ट और हब के कीवे में फिट होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर शाफ्ट पर फिट करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फीदर की, दूसरा जीब हेड की, तीसरा वुडरूप की और चौथा ऑप्शन है फ्लैट सैडल की। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर शाफ्ट पर फिट करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वुडरूप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। मतलब सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, मतलब लाइट ड्यूटी मतलब कम लोड वाला, दूसरा बाय डायरेक्शनल रोटेशन, तीसरा लेंथी शाफ्ट और चौथा है टेपर शाफ्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और लाइट ड्यूटी मतलब कम लोड वाले भाग पर सर्कुलर टेपर की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में एक की का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक की है। तो ये कौन से टाइप का की है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट सैडल की, दूसरा टेपर संक की, तीसरा पैरेलल संक की और चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम में दिखाया गया ये जो शाफ्ट है उसके ऊपर की दिखाया गया है। तो ये जो की है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लैट सैडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर। लॉक वॉशर का एडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोवाइड इंक्रीज बेयरिंग सरफेस, दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट द डैमेज टू द सरफेस, तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉक वॉशर का क्या एडवांटेज है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग एंड अंडर वाइब्रेशन। मतलब नट और बोल्ट को लूज और वाइब्रेशन से बचाने के लिए इस लॉक वॉशर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए कौन से फाइल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा रिफलर फाइल, तीसरा बैरेट फाइल और चौथा ऑप्शन है वार्डिंग फाइल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से फाइल का उपयोग करके हम शार्प कॉर्नर को फिनिश कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैरेट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ की। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें शाफ्ट आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारा की है जो एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो इस की का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है संक की, दूसरा फीदर की, तीसरा जीब हेड की और चौथा ऑप्शन है वुडरूप की। तो जो स्क्रीन पर एक्स के रूप में दिखाया गया है तो इस की का नाम है ऑप्शन नंबर सी जीब हेड की।
जीव हेड की को पहचानने के लिए ध्यान में रखें कि ये जो आपको स्टेप दिख रहा है, ये स्टेप की सहायता से हम जीव हेड की को पहचान सकते हैं। तो आज के हम क्लास में हमने आपको फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट 8 के रूप में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के भी आगे कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा। और इसी तरह की क्लास के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।